शहरी भारतीय बेरोजगारी सहित आर्थिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार को लेकर चिंतित हैं। इप्सोस के एक सर्वे में बात सामने आई है कि 10 में से केवल 2 शहरी भारतीय महंगाई को लेकर चिंतित दिखे। भारत को सर्वे वरीज द वर्ल्ड दुनिया को कौन सी बात चिंतित करती है कि अक्टूबर के निष्कर्षों के अनुसार महंगाई की चिंता में 29 बाजारों में अंतिम स्थान पर रखा गया था। दूसरी ओर वैश्विक नागरिकों के लिए महंगाई सबसे ज्यादा चिंता का विषय बनकर सामने आई, जो पिछले महीने की तुलना में 2% की वृद्धि दर्शाती है। विश्व स्तर पर नागरिक गरीबी और सामाजिक असमानता, बेरोजगारी, अपराध और हिंसा और वित्त और राजनीतिक भ्रष्टाचारों के मुद्दों के बारे में ज्यादा चिंतित नजर आए। इप्सोस ने 23 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच इप्सोस ऑनलाइन पैनल सिस्टम के माध्यम से 29 देशों में नागरिकों के बीच सर्वेक्षण किया था। इप्सोस का वरीज द वर्ल्ड सर्वेक्षण आज के दौर में तमाम देशों में सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर जनमत को ट्रैक करता है। सर्वे के रिजल्ट पर टिप्पणी करते हुए भारत में इप्सोस के सीईओ अमित अदारकर ने कहा कि महामारी के साथ साथ वैश्विक मंदी का प्रभाव भारत जैसे बाजारों में महसूस किया जा रहा है। उन्होंने कहा, भारत अभी भी कोरोना और यूक्रेन में जारी युद्ध की वजह से अर्थव्यवस्था की वैश्विक मंदी के प्रभाव से जूझ रहा है, जो नौकरियों को भी प्रभावित कर रहा है। इससे भ्रष्टाचार, अपराध और सामाजिक असमानता में वृद्धि हो रही है। यहाँ तक कि महंगाई का प्रभाव भी नजर आ रहा है। हालांकि ईंधन की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार के कदमों के कारण भारत अपने वैश्विक समकक्षों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। बाढ़ और प्रतिकूल जलवायु प्रभाव शहरी भारतीयों को जलवायु परिवर्तन के बारे में चिंतित कर रहे हैं। इन मुद्दों को पहले सरकार को देखने की जरूरत है। इस बीच सर्वे लोगों के बीच और उनके देशों में आशावाद और निराशावाद के स्तर को भी दर्शाता है। दूसरे सबसे सकारात्मक बाजार के रूप में उभरते हुए भारत ने इंडोनेशिया को पछाड़ दिया। वहीं अधिकांश वैश्विक नागरिक अपनी अर्थव्यवस्थाओं के बारे में नकारात्मकता महसूस कर रहे हैं। दरअसल 76% शहरी भारतीयों का मानना है कि उनका देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। सऊदी अरब दुनिया के सबसे सकारात्मक बाजार बना हुआ है। इसके 93% नागरिकों का मानना है कि उनका देश सही रास्ते पर है। वर्ष 2022 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI ने एक बार फिर इस बात का अंदाजा होता है कि हमारे देश की जमीनी हकीकत क्या है। इस सूचकांक में 121 देशों की हालत की समीक्षा की जाती है और इसमें भारत 107वें पायदान पर है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तब भारत का स्कोर 29.1 था और इस बार 28.2 हो गया है। सूचकांक जितना कम होता है, गरीबी का स्तर उतना ही अधिक होता है। इन दिनों खबरों में सरकार को बड़े ही गर्व के साथ यह कहते सुना जा रहा है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में है और मोदी ने जो 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का इरादा किया था वह सामने दिखने लगा है। लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने दावों के पुल को जैसे ढहा दिया है। हालात यह है कि दक्षिण एशिया में केवल एक ही देश भारत से नीचे है, वो है अफगानिस्तान। सोचने वाली बात है कि युद्ध में तहस नहस हो चुके अफगानिस्तान की रैंकिंग 109 भी भारत से कोई खराब नहीं। संकटग्रस्त श्रीलंका 64, नेपाल 81, बांग्लादेश 84 और पाकिस्तान 99 की हालत हमसे कहीं अच्छी है। भारत के सूचकांक इतने खराब होने में हैरत की कोई बात नहीं। तमाम जानकार लोग कहते रहे हैं कि भारत में भूखमरी की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इसके लिए उन्होंने तमाम ऐसे कारकों को आधार बनाया जो हकीकत को निष्पक्ष तरीके से सामने लाने वाले हैं, जैसे प्रति व्यक्ति रोजाना कैलोरी उपभोग, प्रति व्यक्ति सालाना अनाज उपलब्धता। इस तरह इन जानकारों ने बताया कि चूंकि बढ़ती भूख तो लक्षण है, इसकी असली वजह देश में बढ़ती गरीबी है। भूखमरी धर्मनिरपेक्ष है और NSS के आंकड़े भी इसकी तस्दीक करते हैं। 2017-18 के आंकड़े तो इतने डराने वाले थे कि सरकार ने इस रिपोर्ट को ही सार्वजनिक नहीं करना बेहतर समझा। लीक रिपोर्ट बताती है कि गांव में 2011-12 से 2017-18 के बीच प्रति व्यक्ति वास्तविक व्यय में 9% की गिरावट आई है। लेकिन इस बारे में शोधकर्ताओं के एक वर्ग का यह भी कहना है कि बढ़ती भूखमरी को इस तरह नहीं लेना चाहिए कि देश के लोगों की हालत बदतर होती जा रही है। इस तरह के 2 पहलू हैं। एक यह है कि बड़े पैमाने पर हुए मशीनीकरण की वजह से समय के साथ शारीरिक श्रम की जरूरत कम होती गई है और इसलिए आज लोगों को उतनी कैलोरी नहीं चाहिए। इसलिए लोग अब अनाज पर कम खर्चा करते हैं। दूसरे लोग अपने भोजन में दूसरी खाद्य सामग्री को शामिल कर रहे हैं। इसके साथ ही वे बच्चे की शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इस तर्क को मानने वाले कहते हैं कि प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपभोग में गिरावट का मतलब यह नहीं कि गरीबी बढ़ रही है, बल्कि लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है और इसलिए वे अपनी मर्जी से खर्चे का विविधीकरण कर रहे हैं। हकीकत तो यह है कि गरीबी घट रही है, जैसा कि सरकार और विश्व बैंक का दावा है।
लेकिन यदि कम भोजन का सेवन वास्तव में जीवन स्तर में बेहतरी का लक्षण होता तो अच्छी विकास दर वाले तमाम दूसरे देश भी जीएचआई सूची में भारत के साथ ही नीचे के पायदानों पर होते। अफसोस है कि बात ऐसी नहीं। सूची में भारत के आसपास जो देश हैं वे एलानिया गरीब हैं और भूखमरी के लिए जाने जाते हैं, जैसे रावड़ा 102, नाइजीरिया 103, इथोपिया 104, कांगो 105, सूडान 106, जाम्बिया 108 और अफगानिस्तान 109 और तिमोर लेस्ते 110। इसके उलट जिन देशों के साथ हम अपने आर्थिक प्रदर्शन की तुलना करना चाहते हैं, जैसे कि चीन तालिका में सबसे ऊपर है। इसका जीएचआई स्कोर 5 से कम है, जो भारत के 29.1 की तुलना में काफ़ी अच्छा है। हकीकत यह भी है कि कथित उच्च विकास वाली अर्थव्यवस्थाओं में ऐसा कोई नहीं जिसका ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत के आसपास हो और वह अन्न उपभोग में कमी को लेकर इस तरह की दलील देता हो। मशीनीकरण की वजह से शारीरिक श्रम वाले कामों में कमी या बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की इच्छा कोई भारतीयों को विशिष्टता नहीं। ऐसा तो पूरी दुनिया में देखा जाता है। फिर उच्च विकास वाली अर्थव्यवस्थाओं में भारत अकेले जीएचआई तालिका में सबसे नीचे क्यों है? यह तर्क दिया जा सकता है कि बच्चों की शिक्षा और उचित स्वास्थ्य देखभाल की इच्छा हर जगह लोगों के लिए आम हो सकती है और भारत में सेवाएं महंगी हैं, जबकि चीन जैसे तमाम देशों में सस्ती। इसी वजह से भारत में माँ बाप को अपने बच्चों को अधिक महंगे स्कूलों में दाखिला दिलाना पड़ता है और इसके खर्चे को पूरा करने के लिए भोजन वगैरह में कमी करनी पड़ती है, जबकि चीन में स्कूली शिक्षा कम खर्चीली होने के कारण ऐसी स्थिति नहीं आती। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी देश में बच्चों को बेहतर शिक्षा माँ बाप की प्राथमिकता होती है, लेकिन अगर किसी खास देशों के लोगों के सामने इसके लिए अपने खाने में कटौती की नौबत आ जाए तो यह गरीबी का लक्षण नहीं। वास्तविक आय में अगर इजाफा होता है तो एक समय तक उन सभी मदों में खर्च बढ़ता है जिन पर पैसे खर्च होते हैं और इसका असर प्रत्यक्ष से लेकर अप्रत्यक्ष खर्चे सभी पर पड़ता है। लेकिन अगर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष खर्चे में कमी आती है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि लोगों की वास्तविक आय में कमी आई है और इसे ही व्यवहार में गरीबी का बढ़ना कहते हैं। इसलिए थाली के समान में आय बदलाव का गरीबी से सीधा रिश्ता है, लेकिन सरकार और विश्व बैंक ऐसा नहीं मानते और इसलिए उनकी नज़र में भारत में अनुमानित गरीबी घटी है। विश्व बैंक गरीबी का स्तर मापने के लिए गरीबी रेखा को आधार बनाता है। जो इनके नीचे वह गरीब हैं, इसके लिए प्रति व्यक्ति आय को पैमाना बनाया जाता है और जीवन यापन पर आने वाले खर्चे के सूचकांक के आधार पर गरीबी को बदला जाता है। लेकिन भारत में सूचकांक को तैयार करने में जीवन यापन पर आने वाले वास्तविक खर्चे पर विचार नहीं किया जाता। इसकी बड़ी वजह शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सेवाओं का निजी हाथों में होना हो सकता है, जिसमें एक ही सेवा पर होने वाले खर्च अलग होता है। इसलिए गरीबी की सही स्थिति का पता नहीं चल पाता।